मोहम्मद एहसन मलिक साहब से पूछ लेते हैं। देखिए साहब, बिजली की जो महंगाई है, आप देखिए, आप बिजली की जो बहुत महंगी हो गई है। फर्नेस ऑयल की पैदावार जो है 15% है, कुदरती गैस से बिजली की जो पैदावार होती है 12% है, LNG से बिजली की पैदावार 25% है, कोयले से बिजली की पैदावार 9% है, न्यूक्लियर एनर्जी जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ उसको 8% है, शमशी और विंडो से बिजली की पैदावार 5% है, हाइड्रो से बिजली की पैदावार 26% है। अब टोटल मिलाकर बिजली का औसत टैरिफ जो होता है 16.91 होता है। यानी जो सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली बनती है वो हमारे हाइड्रो से बनती है, वो करीब करीब हमें 2 रुपये या 3 रुपये में पड़ती है। जो बिजली हम से लेते हैं गैस से, कोल से, नहीं कोल से लेते हैं वो भी महंगी पड़ती है, लेकिन जो हम लेते हैं न्यूक्लियर से लेते हैं वो हमें 7 रुपये या 9 रुपये तक पड़ती है। सही है। तो हम बाई 2030 तक हम 8,500 मेगावाट तक हम, और फिर वो चलती हुई 60 साल है। अब हाइड्रो का तो ये आलम होता है कि उसमें भर जाता है तो फिर वो उसकी पैदावार कम हो जाती है। मोहम्मद एहसन मलिक साहब से पूछ लेते हैं। देखिए साहब, बिजली की जो महंगाई है, आप देखिए, आप बिजली की जो बहुत महंगी हो गई है। फर्नेस ऑयल की पैदावार जो है 15% है, कुदरती गैस से बिजली की जो पैदावार होती है 12% है, LNG से बिजली की पैदावार 25% है, कोयले से बिजली की पैदावार 9% है, न्यूक्लियर एनर्जी जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ उसको 8% है, शमशी और विंडो से बिजली की पैदावार 5% है, हाइड्रो से बिजली की पैदावार 26% है। अब टोटल मिलाकर बिजली का औसत टैरिफ जो होता है 16.91 होता है। यानी जो सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली बनती है वो हमारे हाइड्रो से बनती है, वो करीब करीब हमें 2 रुपये या 3 रुपये में पड़ती है। जो बिजली हम से लेते हैं गैस से, कोल से, नहीं कोल से लेते हैं वो भी महंगी पड़ती है, लेकिन जो हम लेते हैं न्यूक्लियर से लेते हैं वो हमें 7 रुपये या 9 रुपये तक पड़ती है। सही है। तो हम बाई 2030 तक हम 8,500 मेगावाट तक हम, और फिर वो चलती हुई 60 साल है। अब हाइड्रो का तो ये आलम होता है कि उसमें भर जाता है तो फिर वो उसकी पैदावार कम हो जाती है, लेकिन हम उससे चार्ज क्या कर रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 25 रुपये फी यूनिट चार्ज कर रहे हैं। जी, अब फरमाएं कि ये जो जुल्म हो रहा है 25 रुपये फी यूनिट आपसे चार्ज कर रहे हैं, लागत जो है 17 रुपये है। नुसरत साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। इशू ये है मेरी समझ में कि हमारी जो भी गवर्नमेंट है, जो भी उसकी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं कि आज का दिन गुजार लें, कल की कल देखेंगे। बात यह है जिन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए था वो चीज़ें इनसे मैनेज नहीं हो रही, ना इनसे पिछली गवर्नमेंट वालों ने मैनेज करने की कोशिश की। वो सिर्फ टाइम टू टाइम चीज़ों को हैंडल करते हैं और टाइम टू टाइम रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, और जिसकी कॉस्ट जनरल पब्लिक पे करती है और वही हम आज पे कर रहे हैं। बात यह भी, जैसे ग्वादर में प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने ये जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया 10%। स्टील, सीमेंट, हर चीज, मतलब ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन आम आदमी की रीच से बाहर हो चुकी है। स्टील इस वक्त 2,36,000 रुपए पर टन पे है, सीमेंट 1100 प्लस की बोरी पे है। तो आम आदमी के लिए तो घर बनाना एक ख्वाब रह गया। चीज़ों, अब सीमेंट का जो मटेरियल है वो तो कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा, वो तो यहाँ पे पाकिस्तान में अपनी 11 फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। बेसिकली उसमें हमने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा सीमेंट क्यों महंगा कर रहे हो, तो उन्होंने कहा साहब मसला ये आ रहा है हमारे साथ में कि जो कोयला आता है जिससे कि हम इसको बिजली की हीट पैदा करते हैं, वो कोयला को हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से हम महंगी हो रही है। मतलब हम, यानी अगर आप देखें कराची शहर के अंदर कम से कम 5 फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, यानी जो सीमेंट की जो फैक्ट्री सिर्फ कराची के अंदर, और पावर मुल्क में और भी हैं, और पत्थर भी हमारे पास बहुत है वो भी। तो लेकिन वजह जो है वो कोयला जो आप मंगवाते हैं बाहर से, हमारा कोयला जो थर का कोयला है इस काबिल नहीं है कि वो हीट इतनी दे सके, जी। तो हमें इंडोनेशिया से मंगवाना पड़ता है और डिफरेंट कंट्री से, साउथ अफ्रीका से भी आप मंगवा लेते हैं। नहीं, एक और इशू भी है सीमेंट के बारे में कि ये ज़्यादातर अफगानिस्तान और दूसरे मुल्कों में ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे शॉर्टेज है, और
उसको सफ़र पब्लिक कर रही है। अभी हमने 3 दिन पहले प्रेस क्लब में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया, और उसमें हमने ये जो बजट के अंदर प्रपोज्ड तजावीज़ हैं कंस्ट्रक्शन पे, रियल एस्टेट सेक्टर पे, हमने गवर्नमेंट को कहा है कि अगर उन्होंने ये पॉलिसीज़ ना वापस ली या इनको वर्केबल और एक्सेप्टेबल ना बनाया तो हम लोग 30 से एजिटेशन स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर कि भाई आपसे अगर चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। और एक और नुसरत साहब, शायद आपका तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक और बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जिस भी ट्रेड में कोई ट्रेड ले लें, उसमें आपने जब कोई टैक्सेशन करनी होती है तो आप उसके रेलेवेंट लोगों को साथ बैठ के एक मैकेनिज्म डिज़ाइन करते हैं कि लोगों को हिट ना हो और ऐसे गुड टैक्सेस लगाए जाए जो अब्जॉर्व हो जाए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बंद कमरे में बाबू जो बैठे बाबू फैसला करते हैं। बाबू अच्छा जी, आपकी बात आ गई तो हम अब एक तो इजाज़त दें तो हम ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक। अच्छा साहब फरमाइए कि सनत के जो फ़रोग़ के जो इक़दाम होने चाहिए वो हुकूमत नहीं ले पा रही है, और एक सनत पर तवज्जो दे रहे हैं, सिर्फ जो स्टेट की सनत है जिसके आप माहिर हैं। तो आप बताइए, इससे आपको ये जवाब आपको इमरान खान ने भी दिया और सब लोग देते हैं कि भाई 40 इंडस्ट्रीज इसके साथ मुंसलिक हैं, 44 इंडस्ट्री इनके साथ मुंसलिक है, लेकिन प्रोडक्शन इसका क्या है? आपका जब घर बना लेते हो तो उससे तो कोई चीज़ तो प्रोड्यूस नहीं होती, अनाज तो पैदा नहीं होता, आप बाहर मुल्क तो उससे कोई चीज़ नहीं ले जाते। बताइए उसमें क्या, आपको इसमें क्या हिकमत है? नहीं कोई बात, आप नहीं बेखतर हो के बोले जो आपको दिल है। नुसरत साहब, बात सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने प्री बजट कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि इंडस्ट्री के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड देंगे और उन लोगों को प्रमोट किया जाएगा कि वहाँ पे वो इंडस्ट्री लगे जिससे चीज़ें दुनिया से बाहर एक्सपोर्ट होंगी, पाकिस्तान में वो चीज़ें सेलेबल नहीं होंगी, ताकि हम लोग डॉलर्स को मंगवा सकें और उसके बाद हमारी इंपोर्ट ख़त्म हो सके मैक्सिमम। उसके बाद आपने जैसे जिक्र किया कि जी हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या रियल एस्टेट सेक्टर है, अनफॉर्चुनेटली सर हमारे जो सेक्टर है ना, ये हमेशा ही यतीम और लावारिस है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, पाकिस्तान में कोई अदारा है इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए? कोई इदारे का मुझे नाम बता दें। मतलब ये है कि उसमें और रिश्वत बढ़ाएं आप। एक अदारा बनाने का मतलब पाकिस्तान में क्या होता है कि उसमें रिश्वत बढ़ गई आपकी। जितने में अगर इस वक्त आप में 100 रुपये में काम कर रहे हो तो वो या X रुपये में काम कर रहे हो तो वो X प्लस 20 और हो जाएगा। माशाल्लाह आप उसको बचा दे, उसकी तनख्वाह निकालेंगे आप एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, पैमरा बना हुआ है, उससे रिश्वत बढ़ गई है, बढ़ गई। पीटीए बन गया, उससे रिश्वत बढ़ गई है, बहुत बड़ी है। ठीक है, उसके बाद पैसे मांगते हैं वो लोग। कौन? बहुत से इदारे। लेकिन आपकी सुनवाई भी तो होती है ना। हमारे पास तो प्लेटफॉर्म ही कोई नहीं है, हम किसके पास जाएं? हमारे पास हम सुनाएंगे हम आपका प्लेटफॉर्म है। नहीं आप प्लेटफॉर्म है, आपके थ्रू तो हम कन्वे करते हैं, बट अभी तक आप ये देखिए ना, अभी ये जो बजट पेश हुआ है इसके अंदर क्या जुल्म अनाउंस किया है। आपके पीछे हम पीछे खड़े हैं, अगर आपके पीछे हम नहीं खड़े होते तो ये आपको उड़ा के रख देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये बात मुझे आप कौन बता रहा है? ये मुझे कराची के आबाद का चेयरमैन बता रहा है, मोहसिन शेखानी। बिल्कुल साहब, आप अगर हमारे पीछे नहीं खड़े। अच्छा, और दूसरी बात बताता हूँ आपको, साइट इंडस्ट्री जो कराची की है वो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने उसकी बुनियाद रखी थी। बिल्कुल ठीक। वहाँ पर पानी इस तरह से खड़ा था, सच टीवी को ये, और मुझे सच टीवी की सच बात को ये बच जाता है कि मैंने इतना उनको पंच किया है। हर सड़क बन रही है और बन गई है, वरना वहाँ पर से ऑर्डर वापस लिए जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर पानी खड़ा रहता था, गंदा पानी। अब हमने बड़ी मदद की है, आप सनतों की मदद की है, आपकी भी मदद की, बहुत की है। बिल्कुल की है। मैं तो आपको पाकिस्तान का अलमिया बता रहा हूँ कि ये वो सेक्टर है जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है और एक अच्छा साइजेबल रेवेन्यू देता है, लेकिन उसके लिए अदारा ही नहीं है। और जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो खरीदार है, चाहे वो फरोख्त। अब आप ये बताइए ना, किस बात पर जोर देना चाहते हैं? सोना आपके पास है, आपके पास कोयला है, आपके पास तांबा है, आपके पास हर चीज़ मौजूद है। आप हमारी विल नहीं है, हमारी विल नहीं है, सारे ज़खायर आपके मौजूद है। अच्छा, तो फिर आप ये बात कर लो भाई, देखो बात ये है कि हमारे पास 2-4 मिनट हैं, इसलिए बात कर लो मेहरबानी करके कि कोई पंच लाइन बताओ कि अब क्या तरीका अख्तियार करें। एक तो ये है कि आप ये कहें
क्या ये आप कह सकते हैं मिस्टर मलिक साहब कि ये जो हमारे पास ये जो लोग बैठे हुए हैं जो जिनका क्या नाम लिया इन्होंने, जो ब्यूरोक्रेट नहीं, जो सारे अशराफिया बैठी है, जी बिल्कुल, इसे जान छुड़ानी चाहिए ना। एलीट जान छुड़ानी भी चाहिए और इनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये पाकिस्तान है तो हम हैं ना। ये तो लंदन में घर बनाएंगे, आपका क्या ताल्लुक है? वही हमारे अब आदमी नहीं है हमारे। नहीं, जो एलीट है हाँ, उस पर ये इल्ज़ाम है कि दैट एलीट अर्न्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड ट्रांसफर्स इट टू अदर कंट्रीज। यूके उर्दू में साहब क्या कहेंगे उसे? ये कहेंगे कि पैसा बाहर मुंतकिल कर दिया जाता है, खूब पैसा कमाते हैं। यहाँ पे लूट मार की जगह है ये है। तो दिस इज वेरी खोदे जा रहे हैं पाकिस्तान को, खोदे जा रहे हैं। किसकी गलती है, किसकी नालायकी है? पैसा बाहर जाता है कैसे? इट हैज टू बी स्टॉप्ड। और पाकिस्तान में हर हुकूमत जाने देती है। मिर्जा साहब, अब पाकिस्तान में सकत नहीं है लोगों का। अच्छा, आप ये बताइए कि आप क्या आप, मैं आपसे पूछता हूँ जावेद साहब, एक मिनट का बात जी, क्या इनकलाब दस्तखत दे रहा है इस पाकिस्तान के? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी रीच्ड दैट पॉइंट कि अगर हमने आपको संभाला ना और ये और अशराफिया सीधी नहीं हुई और अपनी मराद से उन्हें दस्तकश न हुए, तो पाकिस्तान में इनकलाब को कोई नहीं रोक सकेगा। दुनिया में इनकलाब होगा। आप श्रीलंका की हालत देख लें। श्रीलंका पर देखो, उन्होंने क्या नहीं, तो उन्होंने तो गलत काम हुआ ना। हम बिन तोता की जो बंदरगाह थी, जब उनको डिफ़ॉल्ट हुए तो चाइना ने कब्जा कर लिया। लेकिन वो स्ट्रेटेजी मामला था, क्योंकि वो अगर वो बंदरगाह कंट्रोल नहीं करता तो वहाँ से रास्ता नहीं गुजरने देता। उसमें तो फिर एक अलग बहस है। दूसरे पैसे की वजह से नहीं किया, वो स्ट्रेटेजी की वजह से किया। जी आप बताएं, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं अभी इतना मायूस नहीं हुआ पाकिस्तान से, और ना इनकलाब नहीं रहना चाहते। नहीं, इनकलाब मेरा नहीं ख्याल इनकलाब वाला सीन है। चीजें बेहतर होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी टाइम कब तक लगेगा? 75 साल हो गया, टाइम कितने लगेगा और बताओ यार सर। लेकिन अब नाउ हाई टाइम ना, बस अब एंड हो गया है, अब एंड हो गया है और अब सेंस प्रिवेल करेगी। शहरों में जो स्ट्रीट क्राइम, अभी ये इनका जवाब दो। ये कहते हैं सेंस प्रिवेल हो गया, बताओ कहाँ सेंस प्रिवेल हो गया? अल्लाह करे हो जाए, मुझे नजर नहीं आता, लेकिन मैं कहता हूँ ना उम्मीद कुफर है, ये तो एक कहना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शहरों में जो क्राइम बढ़ रहा है, सीना जब्ती है, मोटर बाइक्स, ये वो पर्स, लोगों पर हमले। में ऐसा हो रहा है जी, पिंडी में, इस्लामाबाद में हो रहा है, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये इस बात की एक अलामत है कि लोग मुतमईन नहीं है। अयूब साहब ने, आपको मालूम है ये कैपिटल क्यों लाया था यहाँ? नहीं, क्योंकि हम लोग जो थे, कराचाइट जो थे, बहुत प्रोएक्टिव थे पॉलिटिकली। साहब हम सेफ जगह पर जाकर रह गए, अब यहाँ पे आ गया। अब एक नई बहस आप शुरू कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। भाई देखो, आपसे तो हर बात बहस की जा सकती है ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप भी तारीख के स्टूडेंट हैं। हम लोगों का ख्याल है कि इस्लामाबाद इज द सेफेस्ट सिटी। इस्लामाबाद में पुलिस वाले मारे जाते हैं, हमले भी होते हैं, क्राइम भी है, चोरियां भी हो रही हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग। सो ये सिम्टम है बेरोजगारी। आपके यहाँ मुजाहरे नहीं होते हैं क्या? मुजाहरे किस देख रहे हैं? प्रेस क्लब के सामने क्या हो रहा है ना अभी भी? जी, अभी हो रहा है। तो फिर अयूब साहब तो इसलिए लाए थे कि हम रोज वहाँ मुजाहरे करते थे। अयूब साहब के दौर में पाकिस्तान की आबादी इस वेस्ट पाकिस्तान की 6 से 7 करोड़ थी, आप 23 करोड़ है। अजी आप बताएं साहब, आप ऐसे साहब, आपके दिल में क्या है? मेरे दिल में ये नुसरत साहब, आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा, अल्लाह ही खैर करे। फिर वो काइंडली, अभी तक तो वो प्राइम मिनिस्टर को, अभी तक वो अपनी जगह से, अपनी सीट पे बैठा भी नहीं है, वो तो इधर उधर घूमता फिर रहा है। नहीं, वो घूमता फिर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं ना, मुसीबतें इतनी इकट्ठी पड़ी है। ख्याल है कि वो कर लेगा? मुझे उम्मीद है कि चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। मुझे जनरल मोइन हैदर ने ये बात कही थी, क्योंकि ये मेरा दोस्त था एक ज़माने में, आपका जब वज़ीर आज़म साहब। सर मुझे कहने लगा कि मैंने, मिर्ज़ा साहब ये रोड बनाई है ज़बरदस्त। मैंने कैसे बना ली? पैसे तो है नहीं मुल्क में। लाहौर की बात कर रहे हैं। अपनी सीट पे मुझे बैठाया और ख़ुद बैठ गया दूसरी सीट पर ड्राइवर के पीछे, और मेरे से कॉलम लिखवाना चाहता था। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी रोड अच्छी है। कहने साहब मैंने जनरल मोइन हैदर से जाकर कहा, गवर्नर था वो भी मेरा दोस्त था। मैंने कहा देखो वो तो शहबाज तो काम कर रहा, आप तो कर ही नहीं रहे हो यहाँ पर कराची में। तो उसने कहा उसका भाई चुप्पे से पैसे दे देता है। तो वो आप ये समझ लें कि वो अब उसका इम्तिहान अब शुरू हुआ है। उस वक्त जो भाई की सपोर्ट थी, अब वो उसके पास सपोर्ट नहीं है, खुद ही करना पड़ेगा, कुछ भी करना होगा। तो अब देखेंगे सलाहियत क्या है उसकी। हमारे लिहाज से सलाहियत नहीं है उसकी।
अब बताइए, आप बता दें। नहीं, मेरे ख्याल में पंजाब में उसने डिलीवरी दी है भाई की वजह से। नहीं, पंजाब 18वीं तरमीम के बाद तो आज़ाद था ना। नहीं भाई आज़ाद क्या था, वो भाई तो पैसे देता था ना भाई के, जो तो लीडरशिप जो है वो भाई को आती थी, इसको नहीं आती है। अभी भी लीडरशिप इसके पास है नहीं। लेकिन इनके ऊपर हर वक्त चेक एंड बैलेंस तो रहता है ना। वो तो आपको भी भाई पता का है, नहीं भाई के अलावा भी रहता है ना। देखिए उसके साथ में बहुत बड़े भाइयों का भी तो होता है ना। नहीं, बड़े भाई का खत्म हुआ सब। तो किसी है कि ये डायनेस्टी नई शुरू हो गई है। बेटा जो वज़ीर आला है, देखो कैसे डेमोक्रेसी है यहाँ पर भाई साहब। अच्छा जनाब, आपका एहसन मलिक साहब, आपका इंतहाई मशकूर है कि आप जनाब माहिर माशियात के तौर पर हमारे साथ शामिल हुए हैं।